बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज में मौजूद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इसके ऐसे आंसर पेश कर रहा हूँ जो आपके लिए लर्न करना और उनका अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट through a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट है, तो क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी, ये एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन विल बी ज़ीरो। आइए इसको अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक रिलेशन है, यानी E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्योंकि हमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट द रीजन वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल V को हम कांस्टेंट रखेंगे। V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर V की वैल्यू कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की वैल्यू वो ज़ीरो होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इसको ज़ीरो पुट कर दें हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास E की वैल्यू भी ज़ीरो आती है, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज इफ़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज को हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है। विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन? तो क्या वो चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन यानी लीनियर मोशन शो करेगा? तो इसका आंसर यह है कि येस इट विल मेक रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। इस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम इससे अवे जाते हैं, अवे जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है, लिहाजा ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब अगर हम एक चार्ज पॉइंट चार्ज जिसका मास m है उसे इस फील्ड में रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ें, तो वो एक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, वो इसी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करेगा, फील्ड लाइन को फॉलो करेगा, लिहाजा उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगी। ये तो हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं जो डाइवर्जिंग है। अगर सारी ही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उस चार्ज की मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगी। तो यही आंसर हमने लिखा है। आंसर यस, द चार्ज विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड because it follows electric field lines which are pointing in the same direction. इस क्वेश्चन में हमने एक एडिशनल आंसर ये भी लिखा है इसके आंसर में कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दो पॉइंट चार्जेस की वजह से हो जिन पर डिफरेंट चार्ज हो, यानी अपोजिट चार्जेस हों और उनकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, ये कर्व्ड हैं। तो अगर यहाँ उसी पॉइंट चार्ज को रिलीज़ किया जाए तो अब इसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही क्वांटिटीज़ बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, यानी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं।
इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज जैसा कि क्यू चार्ज है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लाना चाहें तो ये खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, बल्कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा। और अगर हम इसे बी से ए तक यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले आएँ, यहाँ आकर इसको अगर रिलीज़ करें एट पॉइंट ए, तो ये दोबारा ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको बी से ए की तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। और जब हम रिलीज़ करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मास m वो ग्राउंड पर पड़ा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, और जैसे जैसे वो उसको हम हाइट पर ले जाते हैं, हम वर्क करके हाइट पर ले जाते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। वहाँ से अगर उसे रिलीज़ किया जाए तो वो नीचे आएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जितना वर्क करते हैं उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। जबकि अगर हम ज़्यादा चार्ज, अगर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इज डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय क्यू। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फील्ड by keeping it in equilibrium। यानी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हैं, और जितना वर्क करना पड़ता है वो ही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। डेट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, potential difference is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another in an electric field by keeping it in equilibrium। यानी potential difference work done per unit charge है। आप unit positive charge को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए against the field कितना वर्क कर रहे हैं वो उसका potential difference कहलाता है। यानी फार्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू WAB बाय Q। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखा जाए तो इस WAB की जगह हम डेल्टा U यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी पुट कर सकते हैं। अगर ये पुट कर दिया जाए तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाई Q, डेट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। How are units of volts and electron volts related? How do they differ? क्वेश्चन है कि वोल्ट यानी यूनिट्स वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उनमें क्या रिलेशन है और उनमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये स्मॉल पार्टिकल्स की एनर्जी का यूनिट है। दोनों में क्या रिलेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जब एक चार्ज के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जिसका रिलेशन है डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ये है कि अब एक इलेक्ट्रॉन को आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो जितनी वो एनर्जी गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। दैट इज हम Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पुट कर देते हैं और डेल्टा V की जगह 1 वोल्ट पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन multiplied by volt,
देयरफॉर 1 eV इज इक्वल टू 1 E मल्टीप्लाइड बाय 1 V। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 19 कूलम। तो इसे वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कूलम इंटू वोल्ट वो जॉल के इक्वल है। तो ये रिलेशन है वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान, डेट इज़ वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में डिफरेंस वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वोल्ट ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूनिट है एनर्जी का, नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट एनर्जी का जॉल होता है। दूसरा डिफरेंस ये लिखा गया है कि वोल्ट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो फील्ड की प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है चार्ज पार्टिकल्स की, यानी वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी का नाम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू हाई हो सकती है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लो हो। कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q है, कैपिटल Q, और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज जो इसी के फील्ड में रखा हुआ है वो Q है, स्मॉल q। ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, यानी इससे r डिस्टेंस के ऊपर हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P पर रखा हुआ है। इस पॉइंट पे सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हम लिख रहे हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट सोर्स चार्ज Q इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q by R, whereas the electric potential energy of the test charge Q at the same point in the electric field of the charge Q is given by U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। यानी पहली जो इक्वेशन हमने लिखी है वो इस सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, जबकि दूसरी इक्वेशन इसमें इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है एट द सेम पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हाई होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो लो हो। तो ये जैसे सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी कैपिटल Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, तो पहली इक्वेशन के मुताबिक पोटेंशियल की वैल्यू भी उस पॉइंट पर उतनी ही हाई होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लो कैसे होगी, जितना ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू ये स्मॉल होगा, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो यही आंसर लिखा है। द अबव इक्वेशन शो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V will be high if source charge has greater magnitude, whereas electric potential energy U of test charge Q at the same point will be low if magnitude of the test charge is small। इस क्वेश्चन को हम और अंदाज में भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से कुछ हाइट तक ले जाएं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय द रिलेशन mgh। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर मास कम है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही इस सोर्स चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी उसी तरह उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कम ही होगी, और जितना ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी इसी तरह उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हाई होगी। तो यही आंसर हमने यहाँ लिखा है कि चार्ज अगर तो कम होगा, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लो होगी, बेशक वहाँ पोटेंशियल हाई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Can the potential of a non-uniformly charged sphere be the same as that of a point charge? Explain। क्वेश्चन है कि क्या एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है वैसी पॉसिबल है? एक्सप्लेन करें।
नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जिस पर चार्ज की डेंसिटी वो सेम नहीं है, यानी कहीं उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज की वैल्यू कम है और कहीं ज़्यादा है। तो क्या इसकी वजह से जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होगा वो वैसा ही हो सकता है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है? वैसे हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला है V=KQ/R। यहाँ आप एक पॉइंट चार्ज देख रहे हैं और उसकी वजह से पोटेंशियल का फार्मूला है। अब इसकी वजह से तो पोटेंशियल की वैल्यू हर तरफ एक डिस्टेंस पे सेम रहती है। अगर R की वैल्यू सेम है तो उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली जो चार्ज स्फीयर है, क्योंकि एक तरफ कहीं चार्ज डेंसिटी कम है, कहीं ज़्यादा है, तो उस लिहाज से इस चार्ज स्फीयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो पूछा ये गया कि क्या पॉइंट चार्ज के तरह की हो सकती है? हाँ, मुमकिन है। अगर तो हम ये पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हों ये इस स्फीयर से बहुत दूर हो, पॉइंट वो चार्ज स्फीयर से फार अवे हो, तो उधर इसके पोटेंशियल की वैल्यू वैसे ही हो सकती है, वही फार्मूला हो सकता है जो कि एक पॉइंट चार्ज का हो। तो यही हमने आंसर लिखा है, नियर द नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर electric potential cannot be the same as that of a point charge due to its varying surface charge density. On the side where charge concentration is greater, potential will be high and vice versa. However, for the points lying far off from a non-uniformly charged sphere, the electric potential will be the same as that of a point charge, which is given by the relation V=KQ/R। यानी मतलब ये है कि उस नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के करीब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वो पॉइंट चार्ज की तरह की नहीं हो सकती, लेकिन बहुत दूर उससे उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसा ही होगा जैसा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Will the energy stored in three capacitors will be greater when they are connected in series or in parallel? क्वेश्चन ये है कि 3 कैपेसिटर्स हैं जिन्हें सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तब उनमें एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फिगर में देख सकते हैं, पहली फिगर लेफ्ट साइड पे 3 कैपेसिटर्स उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जबकि राइट साइड पे इन्हीं 3 कैपेसिटर्स का पैरेलल कम्बिनेशन दिखाया गया। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सीरीज़ में जब कैपेसिटर्स जोड़े गए होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे कैलकुलेट की जाती है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिलेशन है C = C1 + C2 + C3। इस फार्मूला से, इन दोनों फार्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, जबकि सीरीज़ में अगर इन्हें कनेक्ट किया जाए तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो डिक्रीज हो जाती है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नहीं पूछा गया, बल्कि एनर्जी स्टोर्ड पूछी गई है कि कब एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यकीनन पैरेलल कम्बिनेशन के केस में एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी उसे समझने की कोशिश करते हैं। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड विल बी ग्रेटर देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय द रिलेशन 1/2CV²। यानी एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है 12CV²। इसमें C कैपेसिटेंस है जबकि V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पर भी। अब कैपेसिटेंस क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में ज़्यादा होती है, इसीलिए एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये लिखा हुआ है, सिंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स इज ग्रेटर इन पैरेलल कम्बिनेशन, सो एनर्जी स्टोर्ड will also be greater. That is, C parallel is greater than C series. Therefore, energy in parallel combination is greater than energy in series combination. Next question is question number 8. Can the different equipotential lines cross each other? Question है कि क्या
इक्विपोटेंशियल लाइंस वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? इक्विपोटेंशियल लाइन एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्लू कलर में दिखाई गई हैं, ये रेडियली आउटवर्ड है। अब इस पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = KQ/R। यहाँ K कांस्टेंट है और Q इसके चार्ज की वैल्यू और R उससे डिस्टेंस है। अब हम इस फार्मूला से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस चार्ज से अवे जाते हैं, यानी R की वैल्यू इंक्रीज होती है, पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन है। इस चार्ज के डॉटेड सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। ये एक सर्कल, हर सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का डिस्टेंस क्योंकि इस चार्ज से सेम है, तो इस पूरे सर्कल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी और ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल लाइंस वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसमें एक सर्कल पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है, उससे आउटवर्ड हम जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू उससे कम होती है। तो डिफरेंट जो इक्विपोटेंशियल लाइंस या सर्कल्स हमें यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, इनके पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है। राइट साइड पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के दरमियान। यहाँ इक्विपोटेंशियल लाइंस वो स्ट्रेट लाइंस हैं। लेफ्ट साइड पे जो पहली इक्विपोटेंशियल लाइन आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन, इसके पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं तो इन इक्विपोटेंशियल लाइंस पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इक्विपोटेंशियल लाइंस वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? तो इक्विपोटेंशियल लाइंस वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर तो ये क्रॉस करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अब पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ हों। अब एक इक्विपोटेंशियल लाइन, उसकी एक कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू है, दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन के पोटेंशियल की वैल्यू उससे डिफरेंट है, और अगर तो ये क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट पे अब डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस की वजह से डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल होंगी। और ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो वैल्यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस की हों। तो यही आंसर हमने लिखा है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस टू क्रॉस ईच अदर। Each equipotential line or surface has a constant value of potential at every point on it, and different equipotential lines have different values of electric potential. If the two equipotential lines intersect each other at some point, it means there are two values of electric potential at the particular point. However, it is not possible for a point to have two values of V at the same time. Therefore, it is not possible for two different equipotential surfaces or lines to cross each other. Next question number 9. Water has large dielectric constant, but it is rarely used in capacitors. Why? क्वेश्चन है कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो बहुत लार्ज है, लेकिन फिर भी उसे कैपेसिटर्स में शायद ही इस्तेमाल किया जाए, उसे कैपेसिटर में हम इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक या किसी इंसुलेटर को अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, और जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उस इंसुलेटर की ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ज़्यादा भी है, लार्ज भी है, लेकिन फिर भी इसे हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसकी कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि पहली रीज़न बताई जा रही है कि वाटर बेशक प्योर हो या उसमें मिनरल्स वो डिज़ॉल्व हों, उसकी वजह से वाटर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में।
अब ये आयंस क्योंकि वाटर लिक्विड भी है और ये मूव कर रहे हैं, तो वो दोनों प्लेट्स के दरमियान जब मूव करेंगे तो वो चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ कंडक्ट कर देंगे और वो कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकेगा बल्कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरी रीज़न, वाटर दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर डाइलेक्ट्रिक के तौर पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हों तो हीट की वजह से वाटर एक्सपेंड होगा और एक्सपेंशन की वजह से ये कैपेसिटर बर्स्ट भी हो सकता है, लीक भी हो सकता है। वाटर क्योंकि लिक्विड है और लिक्विड्स की एक्सपेंशन जो होती है वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। थर्ड रीज़न, क्योंकि वाटर वो दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद है और वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब एक तरफ एक प्लेट वो अगर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरी प्लेट वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान ये वाटर वो इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है और इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन गैस पैदा होती है और हाइड्रोजन गैस की वजह से ये कैपेसिटर एक्सप्लोड कर सकता है। वाटर की वजह से, वाटर की मौजूदगी की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वो भी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से हम वाटर को डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते कैपेसिटर्स के दरमियान, बेशक इसके डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। आप एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D। यहाँ A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैपेसिटर है, D दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी है, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम एक कैपेसिटर की प्लेट का एरिया इंक्रीज कर दें तो एरिया इंक्रीज करने से भी इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D को डिक्रीज करेंगे तो तब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरी, अगर हम दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा रख दें जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन R की वैल्यू ज़्यादा हो तो उससे भी उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है। तो यही हमने इसका आंसर लिखा है। This equation shows that capacitance of a capacitor can be increased by increasing area of its plates, decreasing the separation between the plates, and filling the space between plates with a dielectric having large dielectric constant. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने बाकी सब दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।